This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet which available for public. आपने इंडिया में मौजूद एक से बढ़कर एक क्रिमिनल के किस्से कहानियां सुनी होगी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं जिस क्रिमिनल की स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, उसका नाम भारत के टॉप क्रिमिनल के लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन की। वीरप्पन एक ऐसा नाम है जिसके खौफ के चर्चे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी की जाती है, जिसे तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल जैसे तीन राज्यों की पुलिस 20 सालों तक ढूंढती रही और ये तीनों राज्यों के सैकड़ों मील के जंगल की सीमा में वीरप्पन का राज चलते रहता है। 20 सालों में सरकार ने करोड़ों रुपए सिर्फ वीरप्पन की तलाश, वीरप्पन को पकड़ने के लिए खर्च कर डाले। ये हिंदुस्तान के जंगल का अब तक का सबसे बड़ा शैतान भी हम इसको कहेंगे तो गलत नहीं होगा, जिसे पकड़ने के लिए, जिस पर लगाम लगाने के लिए पहली बार तमिलनाडु और कर्नाटक को पुलिस से हटकर स्पेशल टास्क फोर्स बनानी पड़ी और इसमें इंटेलिजेंट और ट्रेन लोग ही शामिल थे, क्योंकि वहां की लोकल पुलिस के बस में नहीं था कि वो वीरप्पन को पकड़ ले, क्योंकि ये जंगल ही नहीं बल्कि वीरप्पन का घर था। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि वो जगह जगह पर लैंड माइन बिछा दिया करता था, जिस पर पैर पड़ते ही लोगों के चीथड़े उड़ जाते थे। दोस्तों, वीरप्पन को जंगल का शैतान क्यों कहते हैं और इसके बारे में दिल दहला देने वाली बातें मैं आप सबको बताऊं, उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे और भी ऐसी वीडियो आप मिस न कर पाएं। दोस्तों, वीरप्पन को जंगल का शैतान इसलिए कहते हैं क्योंकि इन 20 सालों में वीरप्पन ने करीब 184 लोगों को मौत के घाट उतारा है और इन 184 लोगों में सबसे ज्यादातर वो लोग हैं जो कि पुलिस अफसर या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसर हो, या जिन पर पुलिस की मुखबिरी करने का शक है, या गांव और जंगल के बस्तियों में रहने वाले वो लोग जिस पर जरा सा भी शक होता कि ये पुलिस से मिला हुआ है। यहाँ तक कि अगर वो पुलिस के साथ किसी आम आदमी को घूमते हुए भी देख लेता तो वीरप्पन उसे मार डालता, और मारता भी ऐसे नहीं बल्कि बड़ी वहशी तरीके से। मारने के बाद वो लोगों के सर काट लेता। सर काटना उसका शौक था। और इसके अलावा करीब 2000 हाथियों को वीरप्पन ने सिर्फ उनके दांत के लिए मार डाला, और इन हाथी के दांत को बेचकर जो पैसे कमाए वो करीब $30 लाख, जिसके लिए 2000 हाथियों को वीरप्पन ने मार डाला। और दोस्तों, वीरप्पन चंदन की तस्करी भी किया करता था और करीब इसने 10,000 टन चंदन की तस्करी की पेड़ों को काटकर, जिसकी कीमत करीब $2.5 करोड़ में आंकी गई। अब दोस्तों, आप सबको यकीन हो गया होगा कि वीरप्पन को जंगल का शैतान क्यों कहा जाता है। दोस्तों, आगे वीडियो में वीरप्पन की और भी खौफनाक बातें हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वीरप्पन से जुड़ी कोई भी बात, कोई भी फैक्ट छूट न जाए। तो चलिए जानते हैं वीरप्पन की वीरप्पन बनने की पूरी कहानी। वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को कर्नाटक जिले के गोपीनाथम गाँव में एक चरवाहे परिवार में हुआ था, जो तमिलनाडु के सीमा से लगा हुआ एक जंगली इलाका था। और वीरप्पन का बचपन का नाम था कूजमुनी स्वामी वीरप्पन, लेकिन यह बाद में वीरप्पन के नाम से ही कुख्यात हुआ। वीरप्पन ने पहला क्राइम तब किया जब उसकी उम्र 17 साल की हुई, तो इसने जानवरों को मारना स्टार्ट कर दिया और तस्करी शुरू कर दी। और एक बार इसकी लड़ाई एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक अफसर से हो जाती है और वीरप्पन उसको मार डालता है। यानी 17 साल की उम्र में ही वीरप्पन ने जुर्म की दुनिया में कदम रख दी थी। 17 साल की उम्र में कत्ल करने के बाद जो छोटे मोटे तस्कर थे जंगलों में, धीरे धीरे वीरप्पन उससे जुड़ते गया और धीरे धीरे वीरप्पन ने अपनी जगह ऐसी बना ली, तमिलनाडु के जंगल से लेकर केरल, कर्नाटक के सीमा तक सारे गैंग को वीरप्पन ने खत्म कर दिया और सिर्फ वीरप्पन का राज बचा। वीरप्पन ने शुरुआती दौर में 100 लोगों की गैंग तैयार की, यानी 100 लोग वीरप्पन के गैंग में शामिल थे। 100 लोगों को लेकर वीरप्पन ने चंदन की तस्करी और हाथी को मारना शुरू किया। हाथी का जब वीरप्पन और उसके गैंग शिकार करते थे तो कहते हैं कि वीरप्पन के गैंग में से कोई भी आदमी हाथी पर गोली नहीं चलाता था, बल्कि वीरप्पन खुद गोली चलाता था। और इसका निशाना इतना अचूक था कि हाथी के बिल्कुल सेंटर यानी बिल्कुल पेशानी के बीचों बीच ही गोली लगती थी। और इसने जितने भी हाथियों को मारा उनमें से ज्यादातर हाथी के बीच में ही गोली लगी। ये सब तो चल रहा था। जब वीरप्पन का थोड़ा नाम बढ़ा तो इसने फिर किडनैपिंग की दुनिया में कदम रखना शुरू किया और जंगल के बाहर से अमीर लोगों को किडनैप करना शुरू किया और बदले में उनसे फिरौती लेने लगा। शुरुआत में वीरप्पन ने कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को ही किडनैप किया और उनके बदले मांग रखी। कुछ ने मांगे पूरी भी की और जिसने वीरप्पन की मांगे पूरी नहीं की, या तो वीरप्पन उसे मार डालता या छोड़ देता। एक बार वीरप्पन ने फॉरेस्ट ऑफिसर समझकर गलतफहमी में 2 फोटो जर्नलिस्ट को उठा लिया था, जो नेशनल ज्योग्राफी चैनल के लिए काम करते थे
और करीब 9 दिन तक वो दोनों वीरप्पन के चंगुल में रहे। फिर वीरप्पन ने उन दोनों को छोड़ दिया। फिर बाहर आकर उन दोनों ने 9 दिन की पूरी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि वीरप्पन जंगल में किताब पढ़ता है और एक फिल्म है द गॉड ऑफ फादर के नाम से, जो वीरप्पन ने जंगल में बहुत बार देखी है। और इसके अलावा वीरप्पन को ऑडियो और वीडियो बनाने का भी बहुत शौक था और ये वीडियो किडनैपिंग के बाद बाहर भेजता था। तो ये सारी चीजें पता चली वीरप्पन के बारे में। 1952 आते आते वीरप्पन बहुत खूंखार हो चुका था और इसी दौरान में वीरप्पन ने ऐसे ही कई लोगों को किडनैप किया, जिससे फिर पुलिस और सरकार के ऊपर दबाव बढ़ने लगा। इसी दौरान होता यह है कि पुलिस को कुछ क्लू मिलता है वीरप्पन के बारे में कि वीरप्पन कहाँ छुपा हुआ है। और फिर 9 अप्रैल 1993 को 2 बसों में 22 पुलिस वाले वीरप्पन को पकड़ने के लिए निकलते हैं, लेकिन इसकी खबर किसी तरह वीरप्पन तक पहुंच जाती है। तो जिस रास्ते से पुलिस की टीम आने वाली थी उस रास्ते पर वीरप्पन ने लैंड माइन बारूद लगा रखे थे और जैसे पुलिस की दोनों बसें बारूद वाली जगह पर पहुंचती है, वीरप्पन ब्लास्ट कर देता है और दोनों बसें हवा में उड़ जाती है और जमीन पर सिर्फ इंसानी जिस्म के लोथड़े गिरते हैं और इस हादसे में 22 पुलिस वाले मारे जाते हैं। ये वीरप्पन का पहला सामूहिक हत्याकांड था जिसने 22 पुलिस वालों की जान ले ली। इस हत्याकांड के बाद कर्नाटक और तमिलनाडु में कोहराम मच जाता है और दोनों राज्यों की सरकार किसी तरह वीरप्पन को बस पकड़ना चाहती थी। इसीलिए दोनों राज्यों ने मिलकर वीरप्पन को पकड़ने का फैसला किया और इसीलिए STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसका काम बस वीरप्पन को जिंदा या मुर्दा पकड़ना था। अब स्पेशल टास्क फोर्स वीरप्पन के पीछे लग जाती है। ये सब के बीच वीरप्पन ने अपने ही एक बिरादरी की लड़की से शादी कर लेता है और वीरप्पन के 3 बेटियां होती है। और दोस्तों इसके बारे में कहते हैं जब इसकी तीसरी बेटी पैदा हुई थी तो ये जंगल में ही था। बच्ची को पैदा हुए कुछ ही दिन हुए थे, तो जब बच्ची रात में रोती थी तो बच्ची की आवाज रात में दूर तक जाती थी। तो वीरप्पन को 2-3 बार ऐसा लगा कि ये बच्ची की आवाज सुनकर पुलिस उस तक पहुंच सकती है। तो वीरप्पन ने अपने हाथों से दूध पीती बच्ची का गला घोंटकर मार डाला पुलिस से बचने के लिए। और ये वीरप्पन की तीसरी बेटी थी। तो ये भी एक वीरप्पन के बारे में कहानी है। खैर ये सब के बाद पानी सर से ऊपर पहुंच चुका था जब वीरप्पन ने सन 2000 में कर्नाटक के मशहूर फिल्म स्टार राजकुमार को किडनैप कर लिया। इसके बाद ये खबर मीडिया में आती है और सरकार पर भी प्रेशर बनने लगता है क्योंकि एक फिल्म स्टार का किडनैप हो चुका था। इसके बाद वीरप्पन लंबी चौड़ी मांगे रखता है जिसमें से वो अपने कुछ साथियों को जेल से रिहा करने को कहता है और बहुत सारे पैसे की डिमांड करता है, लेकिन ये बात नहीं बन पाती और करीब 108 दिन तक राजकुमार वीरप्पन के चंगुल में रहते हैं। 108 दिन के बाद राजकुमार सही सलामत अपने घर लौट जाते हैं और दोस्तों कहते हैं कि राजकुमार के रिहा के लिए राज्य सरकार ने वीरप्पन को 50 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर वो राजकुमार को रिहा करता है। खैर इसके बाद 2002 आता है और 2002 में कर्नाटक के एक पूर्व कृषि मंत्री थे जिनका नाम था H. नगप्पा। वीरप्पन उनको किडनैप कर लेता है और फिर से लंबी डिमांड रखता है। इसके बाद फिर से हंगामा होता है और STF की टीम पूरी जी जान से लग जाती है वीरप्पन की तलाश में। वीरप्पन का पता भी चल जाता है और STF ऑपरेशन करती है, लेकिन वीरप्पन और उसकी टीम बचकर निकल जाती है और ऑपरेशन नाकाम हो जाता है। इसके बाद वीरप्पन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि सरकार ने उसकी मांगे पूरी नहीं की और ऊपर से STF ने ऑपरेशन कर दिया। और अगले ही दिन H. नगप्पा की लाश एक नदी के किनारे मिलता है। वीरप्पन उन्हें मार डालता है। H. नगप्पा के मरने के बाद कर्नाटक की सरकार इतने ज्यादा परेशान हो जाती है कि वीरप्पन के पकड़े जाने पर 50 करोड़ का इनाम देने का ऐलान करती है और STF को पूरी छूट दे देती है कि किसी तरह वीरप्पन को पकड़ लिया जाए। H. नगप्पा के मरने के बाद STF में विजय कुमार आते हैं जो STF के हेड बनते हैं और बाकायदा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता उनको कहती है कि आपका बस एक ही काम है, एक ही मिशन है, मिशन वीरप्पन। इसके बाद STF की टीम इतने ज्यादा घेराबंदी करती है कि वीरप्पन की एक एक टीम के सारे लोग एनकाउंटर में मारे जाते हैं। 100 लोगों की टीम थी वीरप्पन की, जिसमें से अंत में 4 से 5 लोग ही बचते हैं। अब वीरप्पन का खात्मा नजदीक था क्योंकि वीरप्पन अब धीरे धीरे कमजोर हो चुका था। उसके गैंग के सारे लोग मारे जा चुके थे। इसी बीच अब 2004 आ जाता है। वीरप्पन अब भी पुलिस के हाथ नहीं लगा था। एक दिन अचानक STF के हेड विजय कुमार वीडियो देख रहे थे जो वीरप्पन किडनैपिंग के बाद बाहर भेजा करता था ताकि उसे वीरप्पन का कुछ क्लू मिले, लेकिन वीडियो से कुछ पता नहीं चलता।
क्योंकि वीडियो में चारों तरफ जंगल ही जंगल और हर तरफ का सीन एक जैसा ही। लेकिन वीडियो में एक जगह पर विजय कुमार ने देखा कि वीरप्पन एक लेटर पढ़ रहा है और वो लेटर को कभी नजदीक लाता और कभी दूर करता और अपनी आंखों को बार बार मलता और उसे लेटर पढ़ने में तकलीफ हो रही थी। इससे विजय कुमार ने अंदाजा लगाया कि वीरप्पन की आंखों में कुछ तकलीफ है। विजय कुमार ने अपने मुखबिरों से पता लगवाया तो वाकई में वीरप्पन की आंखों में तकलीफ था। दरअसल वीरप्पन अपने बड़े बड़े मूंछों में खिजाब लगाया करता था, जिससे उसके कई बूंदे उसके आंखों में भी चली जाती थी। और दोस्तों, वीरप्पन अपनी बड़ी बड़ी मूंछों की वजह से भी जाना जाता है। तो ये कंफर्म होने के बाद कि वीरप्पन की आंखों में प्रॉब्लम है, तो यहीं से वीरप्पन को पकड़ने का प्लान बनाया जाता है और इस ऑपरेशन का नाम कोकोन रखा जाता है। प्लान ये था कि किसी तरह वीरप्पन को जंगल से बाहर निकाला जाए, क्योंकि वीरप्पन की आंखों में तकलीफ होने की वजह से वो कोई ना कोई डॉक्टर को दिखाने जरूर जाएगा और फिर उन जगहों को चिन्हित किया जाता है जहां तक वीरप्पन सिमट कर रह गया था। इसके लिए एक एम्बुलेंस तैयार की जाती है और उस एम्बुलेंस में ड्राइवर और अटेंडेंट दोनों एसटीएफ के आदमी रहते हैं और उस एम्बुलेंस को वीरप्पन के इलाके में कई दिनों तक घुमाया जाता है। वीरप्पन को जब इस एम्बुलेंस के बारे में पता चलता है तो वो अपने मुखबिरों के जरिए मालूम करवाता है। तो वीरप्पन को पता चलता है कि ये एम्बुलेंस जेन्युइन है और सरकार की तरफ से लोगों की मदद करता है और इसमें कोई चालबाजी नहीं है। तो वीरप्पन इसी एम्बुलेंस से डॉक्टर के पास जाने को तैयार हो जाता है। 18 अक्टूबर 2004 को शाम के वक्त वीरप्पन और उसके साथ 3 साथी उस एम्बुलेंस में सवार हो जाते हैं और इस बात से वीरप्पन अनजान था कि ड्राइवर और अटेंडेंट एसटीएफ के लोग हैं। एम्बुलेंस जंगल के रास्तों पर चल पड़ती है। जिस रूट पर एम्बुलेंस चल रही थी तो ड्राइवर को पता था कि किस जगह पर एम्बुलेंस रोकनी है और कितनी जल्दी भागना है, क्योंकि प्लान के मुताबिक एम्बुलेंस रुकते ही चारों तरफ से ताबड़तोड़ गोली चलनी थी। तो थोड़ी देर के बाद ड्राइवर को एक जगह पर गाड़ी रोकने को कहा गया था और जहां एसटीएफ के लोग पहले से मौजूद थे। अचानक ड्राइवर इतनी तेज ब्रेक लगाता है कि टायर से धुआं निकलने लगता है और एम्बुलेंस रुकते ही ड्राइवर और अटेंडेंट दोनों तरफ दरवाजे खोलकर कूद पड़ते हैं। वीरप्पन और उसके साथी कुछ समझ पाते चंद मिनट के बाद ही चारों तरफ से ताबड़तोड़ गोली चलने लगती है। कुल 338 राउंड फायर की गई उस एम्बुलेंस पर। करीब 20 मिनट तक ये फायरिंग चलती रही। फिर एम्बुलेंस में हलचल शांत होने के बाद एसटीएफ की टीम एम्बुलेंस में पहुंचती है तो उसमें 4 लाशें पड़ी थी, जिसमें से वीरप्पन और उसके 3 साथियों की। 338 राउंड फायरिंग में बस 3 ही गोली वीरप्पन को लगी थी, एक उसके आंख में, एक उसके सर पर और पीठ में, और वीरप्पन की मौत हो चुकी थी। 20 सालों तक पुलिस और सरकार को परेशान करने वाला इंसान मात्र 20 मिनट में ढेर हो चुका था। वीरप्पन की मौत के कंफर्म होने के बाद विजय कुमार मुख्यमंत्री जयललिता को फोन करते हैं और कहते हैं वीरप्पन केस इज क्लोज्ड। लेकिन दोस्तों, ये वीरप्पन की मौत का ये पहला पार्ट था। कई लोग इस ऑपरेशन को झूठ मानते हैं। उसकी वजह यह है कि 338 राउंड फायरिंग में 3 ही गोली सिर्फ वीरप्पन को लगी थी, जबकि वो एम्बुलेंस बुलेट प्रूफ नहीं थी। कई लोगों का मानना यह है कि वीरप्पन जब कमजोर हो चुका था, उसकी टीम में कुछ ही लोग बचे थे, इसलिए एसटीएफ ने उसको पकड़ लिया था और कई दिनों तक उसको टॉर्चर किया, उसके एक आंख निकाल ली और फिर एम्बुलेंस में रखकर झूठा ऑपरेशन मीडिया को दिखाया। लेकिन एसटीएफ के हेड विजय कुमार ने इस बात को हमेशा गलत बताया। लेकिन दोस्तों, जैसे भी हो, वीरप्पन का आतंक खत्म हो चुका था। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि वीरप्पन ने जो हाथी दांत और चंदन की लकड़ी बेचकर जो पैसे कमाए, उसका क्या हुआ? तो दोस्तों, वीरप्पन उन पैसों को जंगल में ही कहीं छुपा कर रखता था और इस बात की खबर वीरप्पन और कुछ लोगों को ही मालूम थी। वीरप्पन के मरने के बाद कई लोगों ने पैसे ढूंढने की कोशिश की, यहाँ तक कि एसटीएफ डिपार्टमेंट ने भी पैसे को ढूंढने की कोशिश की और कहते हैं कि कई लोगों को पैसे मिले भी। आई होप दोस्तों, आप सबको वीरप्पन की पूरी कहानी समझ में आई होगी। आप क्या सोचते हैं वीरप्पन के बारे में कमेंट में जरूर बताएं और किसकी कहानी आप सुनना चाहते हैं वो कमेंट में लिख दें। और आगे और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।